हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है, जिसके अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स, यही शायद मैंने लास्ट क्लास में आपको हेडिंग डलवाया होगा। इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जो रिएक्शंस विथ मेटल का। ऑलरेडी आप वो जानते हैं, क्लास 11th में पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं उसे नहीं पढ़ा रहा हूं। पर आप बस ये ध्यान रखिएगा कि वुड्स रिएक्शन आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन क्या होती है? जब कभी भी किसी RX में आप Na डालते हैं तो वो क्या करा देता है, उसको 2R में कन्वर्ट कर देता है और NX कंपाउंड बना लेता है। तो ये एक वुड्स रिएक्शन है। जनरली मेटल्स जो हैं वो हेलाइड्स के साथ बहुत आसानी से रिएक्ट करते हैं। उसका रीजन क्या है? मेटल हेलाइड के साथ मेटल हेलाइड बड़ी आसानी से बन जाता है। जैसे AgBr आपने देखा होगा, NaCl देखा होगा, या फिर आप Mg के साथ कोई कंपाउंड देख सकते हैं। अगर Mg के साथ कोई कंपाउंड बनेगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी वहां पे काम करता है। ठीक है, तो हेडिंग डालें केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन। उसके अंदर सबसे पहली रिएक्शन जो आपको पढ़नी है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा आपने देखा कि हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एल्केन्स में भी पढ़े थे, इसी प्रकार से हम लोग को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरीन्स में भी पढ़ना है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उसको मैं लिखकर बता रहा हूं आपको। हेलो एल्केन्स के अंदर जब कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा था तो ये अगर आपका कंपाउंड है, यहां पर ये X है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब आके इसको अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है। यानी अल्टीमेटली कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए? लिविंग ग्रुप यहां पर कौन सा है? X इज अ लिविंग ग्रुप, और बॉन्ड ब्रेकिंग जो होना चाहिए वो CX बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। लेकिन जैसे ही कहानी हेलो एल्केन्स से हेलो एरीन्स की ओर बढ़ती है, हेलो एरीन्स की ओर बढ़ती है, यहां पर एक छोटा सा लफड़ा फंस जाता है। आप कहेंगे सर कौन सा लफड़ा फंस गया? यहां पे ये लफड़ा फंस जाता है कि यहां पर ये X लगा हुआ है, लेकिन ड्यू टू दी रेजोनेंस की वजह से यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर पैदा हो जाता है। जो मैंने आपको ऑलरेडी जब नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो एरीन्स का डिस्कशन किया था तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ था। अब जब ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये वाला बॉन्ड जब यहां से टूटेगा तो ये रिलेटिवली थोड़ा सा टफ होगा बॉन्ड को तोड़ना इसके रेस्पेक्ट में। यहां पे बड़ी आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा, पर यहां पर जो RX है, RX मतलब यहां पर जो CX बॉन्ड है वो सिंपली CX बॉन्ड नहीं है, वो C पार्शियल डबल बॉन्ड X बॉन्ड है। और जहां कहीं भी पार्शियल बॉन्ड आता है तो सिंगल बॉन्ड का स्ट्रेंथ, फिर डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ, फिर ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रेंथ। लेकिन अगर इसके बीच में कोई पार्शियल डबल बॉन्ड है तो उसका स्ट्रेंथ भी इंक्लूड अगर किया जाए तो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रेंथ किसका होता है? ये ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो ये इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, उससे कम डबल बॉन्ड, उससे कम पार्शियल डबल बॉन्ड और सबसे कम सिंगल बॉन्ड। तो जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ती है। तो इस तरीके से जब आप यहां पर कोई भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर वाला बॉन्ड आएगा तो वहां पे X बॉन्ड को सिंपली निकाल देना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए हम लोग को इस पर्टिकुलर रिएक्शन को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना होगा। तो पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जितनी आसानी से CX बॉन्ड हेलो एल्केन्स में टूट रहा था उतनी आसानी से हेलो एरीन्स वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। ये आपको पहले समझ में आना चाहिए। इसकी वजह से जब कभी भी आप हेलो एरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डालेंगे या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, आपको ड्रास्टिक कंडीशन यूज करना पड़ेगा। ड्रास्टिक कंडीशन मतलब हीट ज्यादा देना हो सकता है। अगर डायरेक्टली हीट नहीं देना चाहते हैं रिएक्शन को तो कुछ ऐसा बुद्धि लगाना होगा जिससे कि ये बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाए? वीक हो जाए। इस तरीके का कुछ कंडीशंस हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले मैं ये चाहता हूं कि आप वो सारे कंडीशंस देख लें कि क्यों ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ना रिलेटिवली डिफिकल्ट है। लिखना स्टार्ट करिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अराइल हैलाइड ऑकर्स ओनली अंडर ड्रास्टिक conditions. Nucleophilic substitution reaction in aryl halides occur only under drastic condition. This is because
haloarenes are chemically less reactive. Haloarenes are chemically less reactive towards nucleophilic substitution reaction. Haloarenes are chemically less reactive towards nucleophilic substitution reaction. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेलोएरीन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं होता है। उसका रीजन यही है कि यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड है और तमाम तरह के और रीजंस मैं अभी आपको लिखवाऊंगा। उसमें लिखना स्टार्ट करिए। ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, क्या क्या रीजंस है उसको एक एक करके लिखते हैं। द फर्स्ट रीजन इज रेजोनेंस इफेक्ट। द फर्स्ट रीजन इज रेजोनेंस इफेक्ट। पहला रीजन जो है वो क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट का है। व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट वो अभी हम लोग समझते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आइडिया तो आपको लग गया। तो आप ना उसको अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो नहीं लिखे होंगे आप, जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ता। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऊपर कहीं या नीचे कहीं पेज पर आप लिख लें ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि जहां कहीं भी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है वहां पे एनर्जी ज्यादा लगती है उसको तोड़ने में। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा चीज है जो आपको लिखना चाहिए। एंड देन आई मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। क्यों ऐसा होगा उसको देखते हैं। शायद मैंने पहले भी आपसे कहा होगा, सपोज करिए ये मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें यहां पर एक एक्स ग्रुप लगा हुआ है। अगर यहां एक्स ग्रुप लगा है, एक्स में क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। अगर ये एक्स यहां पर है तो होगा क्या, ये रेजोनेंस में जाएगा और रेजोनेंस में जाने से इसका जो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो आपका ये बॉन्ड है यहां पर डबल बॉन्ड आएगा और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा X प्लस, यहां पर एक चार्ज आएगा माइनस, ये बॉन्ड एज इट इज रह जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा और इस तरह से जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, जहां पे ये आपका X प्लस, यहां पर आपका डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां पे कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा तो ये ऑल इस पर शिफ्ट करेगा और इस प्रकार से जब आप यहां पर बनाएंगे तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज द बॉन्ड, दिस इज द बॉन्ड एंड दिस इज डबल बॉन्ड X प्लस, और लास्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो वापस से यही स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, जो कि मैं यहीं पर बना देता हूं। वो कुछ इस प्रकार से होगा जहां पे आपको वापस से पहले वाला स्ट्रक्चर ही मिल जाएगा बाय दिस स्लाइट चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉन्ड्स। एक एक बॉन्ड क्या कर गया, शिफ्ट कर गया। अब आउट ऑफ दिस 5 स्ट्रक्चर्स 3 ऐसे स्ट्रक्चर थे जिसके अंदर CX के बीच में क्या था, डबल बॉन्ड था। CX के बीच में क्या था, डबल बॉन्ड था। डबल बॉन्ड होने की वजह से जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे होंगे तो आप जो बॉन्ड बनाइएगा वो कुछ इस प्रकार से बनाइएगा और यहां पर भी बॉन्ड दिखाइएगा। तो ये जो कार्बन और X के बीच में पूरा पूरा डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से ये जो कार्बन और हेलोजन है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑब्वियसली क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ये और ये दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दिस इज ऑल्सो हाइब्रिड स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो रेजोनेंस के केस में तीसरा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों में पार्शियल डबल बॉन्ड यानी कंप्लीटली डबल बॉन्ड बना हुआ है। 5 में से 3 स्ट्रक्चर में अगर डबल बॉन्ड है तो मैं कह सकता हूं कि 60% ऐसे केस होंगे जहां पे डबल बॉन्ड आएगा और 2 केस ऐसा है जहां पे सिंगल बॉन्ड है, यानी 40% सिंगल बॉन्ड है। अगर दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो एवरेज निकालिएगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर वहां पे आपको दिखाई देगा ही देगा। इसी सारी बातों को लिखना है, राइट। इन हेलोएरीन्स द लोन पेयर ऑफ हेलोजन्स, इन हेलोएरीन्स द लोन पेयर ऑफ हेलोजन एटम आर इन कॉन्जुगेशन विथ pi electrons of the ring. In haloarenes the lone pair of electron of halogen atom
are in conjugation with pi electrons on the ring, and hence these electrons are delocalized. These electrons are and conjugation with pi electrons on the ring, and hence these are delocalized on the benzene ring. Delocalized on the benzene ring. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी अवेलेबिलिटी हैलोजन से ज्यादा कहां पर है? रिंग में, क्योंकि हैलोजन में सिर्फ 2 जगह पर आपको दिखाई दे रहा है, वेयर रिंग में ये 3 जगह पर दिखाई दे रहा है। तो अवेलेबिलिटी रिंग में ज्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू हैलोजन, जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर रिंग के 3 स्ट्रक्चर हैं जहां जहां पर नेगेटिव चार्ज उस पर आया है, इसको मैं बोलूंगा ऑर्थो पोजीशन, इसको मैं बोलूंगा पैरा पोजीशन, और इसको मैं अगेन बोलूंगा ऑर्थो पोजीशन। ये डायग्राम बना लीजिएगा और यहां पे दिखाइएगा। ये सेकंड जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें ऑर्थो पे नेगेटिव है, थर्ड वाले पर पैरा पर नेगेटिव है, फोर्थ वाले पर अगेन ऑर्थो पर, और फिफ्थ पर वापस से चार्ज जो है वो हैलोजन के पास चला गया है। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये सॉरी रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। यहां से एक बात मुझे ये जरूर समझ में आती है कि जब कभी भी कोई न्यूक्लियोफाइल इस तरह के कंपाउंड पर अटैक करेगा तो उसका अटैक न्यूक्लियोफिलिक टर्म्स में अगर हम देखें तो एक ही पोजीशन है जहां पे वो अटैक कर सकता है, वो है यहां वाला कार्बन। इसी कार्बन के ऊपर वो क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। रीजन इसके ऊपर ये अटैक करेगा क्योंकि इस साइड पे अटैक कर नहीं सकता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नेगेटिव, NU- बोलते हैं ना, NU- है, तो क्या ये इस माइनस पे अटैक करेगा? नॉट पॉसिबल। क्या ये इस माइनस पे अटैक करेगा? नॉट पॉसिबल। क्या ये इस माइनस पे अटैक करेगा? नॉट पॉसिबल। ये इन माइनस के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, तो उसके पास एक ही ऐसा साइट है जिसपे ये क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। वो भी क्यों अटैक करेगा? सोचने वाली बात है। इसलिए अटैक करेगा क्योंकि अगर मैं इस जनरल स्ट्रक्चर की बात करूं, इसके ऊपर जनरली कौन सा चार्ज रहता है? डेल माइनस, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? डेल प्लस। न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए इससे बढ़िया साइट इसको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। तो जनरली जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है? उस कार्बन के ऊपर जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन लगा हुआ है। इसको आप एक और एंगल से समझ सकते हैं, साहब इसमें और इसमें देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज X+ के ऊपर है, पर यहां पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन X अपने बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। और अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई अपनी ओर खींचता है तो जिसके पास से वो इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा वो कौन सा चार्ज पोजेस करेगा? प्लस चार्ज पोजेस करेगा। तो इस वजह से भी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का एक ही साइट है, वो कौन सा है? जिस कार्बन पर X आके लगा हुआ है उसी साइट पर न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। ये आपको थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी बोल रहा हूं। अभी फिलहाल मैं वो पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तो ये पढ़ा रहा हूं कि क्यों ये ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन होगी, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से यहां पे कौन सा करेक्टर आ गया है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। वो मैंने समझा दिया, क्योंकि डायग्राम बना हुआ था तो मैंने सोचा लगे हां तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको बता देता हूं कि न्यूक्लियोफाइल कहां आके अटैक करता है? उस कार्बन पर अटैक करता है जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट, अच्छा ये बना लिया सारा पांचों? जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए। कोई डाउट मेरे ख्याल से इसमें तो नहीं होना चाहिए। तो रेजोनेंस तो आप लोग, अब इतनी बार मैंने आपसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवाया है कि अब तो आपको रेजोनेंस करने का प्रैक्टिस हो चुका होगा। एज ए रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी कह दिया कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। और याद रखिएगा रेजोनेंस हाइब्रिड में जो बॉन्ड्स हैं, जहां जहां डॉटेड बॉन्ड होते हैं वहां वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, और इसी रिंग को
हम लोग जब ऐसा बना देते हैं तो वो बेंजीन रिंग बन जाता है। तो बेंजीन रिंग की कहानी यही है कि जहां जहां डबल बॉन्ड होता है वहां वहां आप लोग पार्शियल डबल बॉन्ड बनाते हैं और उसी की वजह से यहां पे क्या बन जाता है, पूरा कंप्लीट रिंग हम लोग बना देते हैं। लिखें, एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस CX bond acquires, as a result of resonance CX bond acquires, as a result of resonance CX bond acquires partial double bond character, partial double bond character, full stop. Thus the bond cleavage in haloarenes is difficult. Thus the bond cleavage in haloarenes is difficult. haloarenes का ये bond cleavage difficult हो जाएगा। Obviously partial double bond आएगा तो उसका strength बढ़ जाएगा और strength के बढ़ने से उसके टूटने की संभावना कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से उसको टूटने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, तुम बढ़ गए बोलो, टूटने की संभावना कम हो जाएगी। स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो उसके टूटने की संभावना कम होगी। तो इन haloarenes is difficult. Then haloalkanes, thus they are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. Thus they are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. तो यही कारण है कि बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं, पर कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पर आपको मैं दिखाऊंगा कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होंगे। पहले हम लोग ये ड्रास्टिक कंडीशन को पूरा पूरा कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपने लिख लिया कि क्यों ड्रास्टिक कंडीशन लगता है। उसका पहला रीजन है कि आपने जो कार्बन और एक्स के बीच का बॉन्ड है उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। सेकेंड पॉइंट, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन हेलोएल्केन and haloarene, in haloalkane and haloarene, haloalkane और haloarene में जो कार्बन और एक्स के बीच का बॉन्ड है उसमें हाइब्रिडाइजेशन का एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उसको समझने के लिए मैं ये स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूं, जहां पर इस प्रकार से ये सारा बॉन्ड बना के आपको दिखा रहा हूं। और यहां पर ये कार्बन है, इस पर 3 बॉन्ड यूं लगे हुए हैं और ये एक्स है। चारों सिंगल बॉन्ड होने की वजह से 4 सिग्मा है। 4 सिग्मा मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। वेरएज इसकी बात करूं तो ये सिग्मा और ये सिग्मा, 3 सिग्मा होने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर मैं s कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो यहां पर s कैरेक्टरिस्टिक मात्र 25% है। वेरएज मैं यहां पर s कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो ये इसका 33.33% दिखाई दे रहा है। जिसका S कैरेक्टर ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऐसा मैंने आपको बताया होगा। जिसका S कैरेक्टर ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, यानी इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ये जो यहां पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रेस्पेक्ट में अगर हम डिस्कस करें कि यहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस केस में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये ज्यादातर इसी के पास रहेगा। वेरएज इसके केस में ये रहेगा तो इसी के पास, लेकिन जितना इसके पास रह रहा था उससे कुछ कम, जितना इसके पास रह रहा था उससे कुछ कम। रीजन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ना मतलब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कुछ अपनी ओर भी खींच रहा होगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज पैदा होगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पैदा होने से ये बॉन्ड को वापस से तोड़ना हमारे लिए क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट, क्योंकि इसकी पोलराइजेशन पावर कम हो जाएगी। इसकी पोलराइजेशन पावर कम हो जाएगी। बॉन्ड का टूटना किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ पोलराइजेशन के ऊपर। डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ पोलराइजेशन होगी उतनी आसानी से ईज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। ईज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। यहां पर पोलराइजेशन ज्यादा है बिकॉज एस कैरेक्टर कम। एस कैरेक्टर कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम यानी ज्यादातर ये इसके ऊपर रहेगा, यानी इसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी डेल नेगेटिव, इसके ऊपर ज्यादा डेल प्लस। लेकिन
चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कम होने की सॉरी ज्यादा है, जिसकी वजह से डेल माइनस अभी भी इसके ऊपर होगा, डेल प्लस अभी भी इसके ऊपर होगा, लेकिन इसका जो डेल प्लस है वो इसके डेल प्लस से रिलेटिवली कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कुछ अपनी ओर खींच सकता है। क्यों? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन में एस करेक्टर ज्यादा है, जिसका एस करेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ये बात समझ में आ गई? तो ये सेकेंड रीजन है जिसकी वजह से ईज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो ज्यादा होता है अगर आपका डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ज्यादा है। यहां पे डिग्री ऑफ पोलराइजेशन कम है, जिसकी वजह से बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, और बॉन्ड आसानी से अगर नहीं टूटा CX का तो फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होना यहां पर भी डिफिकल्ट है। और अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होना डिफिकल्ट है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? ड्रास्टिक कंडीशन। गॉट इट? लिखिए, इन हेलो एल्केन्स द कार्बन एटम अटैच्ड टू हेलोजन, इन हेलो एल्केन्स द कार्बन एटम अटैच्ड टू हेलोजन is sp3 hybridized, while in haloarenes is sp3 hybridized, while in haloarenes the hybridization is sp2, in haloarenes the hybridization is sp2। एस कैरेक्टरिस्टिक किसी का ज्यादा होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो फुल स्टॉप देके लिखें, एस कैरेक्टरिस्टिक अगर किसी का ज्यादा होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इस बात को आपको स्टेटमेंट में लिखना है, राइट? ग्रेटर द एस कैरेक्टर ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर द एस कैरेक्टर ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका जो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है वो क्या हो जाएगा? कम। डिग्री ऑफ पोलराइजेशन कम, और डिग्री ऑफ पोलराइजेशन कम होगा तो ईज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग भी क्या हो जाएगा? कम। ईज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग मतलब कम हुआ, इसका नहीं टूट रहा है। ईज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग ज्यादा मतलब आसानी से टूट रहा है, ईज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग कम मतलब देरी से टूटेगा, और देरी से टूटेगा मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो आपको ड्रास्टिक कंडीशन यूज करना होगा। कोई चीज अगर किसी रिएक्शन को होने से रोक रहा है तो उसको करवाने के लिए आपको उसको टेम्परेचर बढ़ाइए, हीट बढ़ाइए, कुछ ऐसा कंडीशन दीजिए जिससे वो रिएक्शन हो जाए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके नीचे आप लिखें, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ड्यू टू द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन डिक्रीजेस, due to the increase in electronegativity the degree of polarization decreases which in turn decreases the ease of bond breaking। due to the increase in electronegative strength the degree of polarization decreases, the degree of polarization decreases which in turn decreases the ease of bond breaking, which in turn decreases the ease of bond breaking। डिग्री ऑफ पोलराइजेशन घटेगा जिसकी वजह से ईज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। फुल स्टॉप। हेंस इन केस ऑफ हेलोएरीन्स, इन केस ऑफ हेलोएरीन्स द रिएक्टिविटी इज लेस towards nucleophilic substitution reaction, the reactivity is less towards the nucleophilic substitution reaction, NSR, nucleophilic substitution reaction। सिर्फ ये दोनों बातें लिखिए, या शॉर्ट में अगर अपने को समझाने के लिए लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और इसके बढ़ने से ये घट जाता है, इसके बढ़ने से ये घट जाता है, या आप ऐसे लिख सकते हैं इसके बढ़ने से ये घटता है और इसके घटने से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन घटेगा, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन घटेगा तो ईज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग भी घट जाएगा। तो पहले ये दोनों स्ट्रक्चर बनाए, एस कैरेक्टर समझाए, और एस कैरेक्टर के बाद ये मैंने स्टेटमेंट में लिखवा दिया है, आपको अपनी कॉपी में इसको लिख लेना चाहिए ताकि कल को जब आप पढ़ रहे हो तो आपको खुद से पढ़ के समझ में आ जाए। डन।
लिख ली? चलिए इसको लिख लीजिए। ये समझ जाने के बाद तीसरा जो पॉइंट है वो भी बहुत आसान हो जाता है अगर आपको ये एस कैरेक्टरिस्टिक्स वाली बात समझ में आ गई। तो पहला दूसरा पॉइंट तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट। सेकंड पॉइंट क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा आसान पॉइंट है। तीसरा पॉइंट लिखें, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। instability of phenyl cation, instability of phenyl cation। होप कि ये सबने बना लिया है। अब नहीं, जल्दी बनाइए। instability of phenyl cation। डन हो गया? सबने लिख लिया? डायग्राम बना लिए सब? चलिए मिटा दो इसे। अब ये तो एस कैरेक्टर ये सब तो यार समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अगली जो बात मैं बोलने वाला हूं, वैसे आप लोग अब इतने होशियार हो चुके हैं कि अब आपको ये सारी बातें खुद ही समझ में आ जाएगी। क्या है, मैं पूरी विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि अभी जो मैं बनाऊंगा और आपसे पूछूंगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है तो आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। देखिए ध्यान से, ये जो बॉन्ड है यही तो ब्रेक होना है। अगर ये ब्रेक होगा तो ब्रेक होके होगा क्या? इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पूरा पूरा नेगेटिव। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पूरा पूरा पॉजिटिव। मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद का सिचुएशन आपको दिखा रहा हूं। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर पैदा हो गया है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला। क्या निकाला? sp2। sp2 में आपने बताया s करेक्टर कितना होता है? 33.33% s करेक्टर होता है। जिसका s करेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो नेगेटिव चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। वो कौन से चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है? नेगेटिव चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। इस पर्टिकुलर कार्बन में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जिस कार्बन की एस करेक्टर ज्यादा है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो उसे रखना पसंद करेगा? नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो ये स्टेबल है, इनस्टेबल है? अनस्टेबल या इनस्टेबल? यही आपने लिखा है, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। ये एक फिनाइल था, फिनाइल पर जो कैटायन बना है वो अनस्टेबल है। तो इसकी जो इनस्टेबिलिटी है, ये स्टेबल नहीं है, उसकी वजह से भी ये बॉन्ड टूटना डिफिकल्ट है। तीसरा रीजन क्यों ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये खुद से टूट रहा है तो मुझे बताइए SN1 और SN2 में कौन सा ऐसा रिएक्शन था जिसमें ये खुद से टूटता था? SN1 और SN2। SN1 में वो खुद से टूट जाता था, SN2 में जब तक कोई बैक अटैक नहीं करेगा वो उसको छोड़ के नहीं जाएगा। यानी अंडर नो सर्कमस्टेंसेस SN1 रिएक्शन विल टेक प्लेस इन अ हेलोएरीन। ये स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्यों? उसका रीजन क्या लिखेंगे आप? असर्शन रीजन में अगर सवाल आया कि व्हाई हेलोएरीन्स विल नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन, उसका रीजन में आंसर क्या लिखेंगे आप? ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। असर्शन रीजन जैसे सवाल ही पूछेंगे ना आपको ऑब्जेक्टिव में, तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि क्यों हेलोएरीन्स SN1 रिएक्शन नहीं जाता। इसलिए नहीं जाता क्योंकि फिनाइल जो यहां बन रहा है उसका जो स्टेबिलिटी है वो काफी कम है। क्यों कम है उसका लॉजिक आपके सामने लिखा हुआ है। लिखें, इन हेलोएरीन्स द फिनाइल कैटायन formed as a result of self ionization. In haloarenes the phenyl cation formed as a result of self ionization will not be stabilized by resonance. Formed by self ionization will not be stabilized by resonance.
और ये रेजोनेंस में भी नहीं जा सकता, क्योंकि रेजोनेंस में जाने के लिए कंजुगेशन होना चाहिए। यहां पे कोई कंजुगेशन नहीं दिखाई दे रहा है। रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। क्यों मैंने उसे लिख दिया है, आप लोग भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, उसके आगे बस इतना लिख लीजिए, हेंस SN1 mechanism cannot occur in haloarenes. SN1 reaction will not occur या will cannot happen in haloarenes. उसके नीचे ये बात आप दिखा दीजिए, इस बात को आप दिखा दीजिए उसके नीचे लिखकर, ये पूरा डायग्राम लिखकर आप अपनी कॉपी में दिखा दें। Got it? चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। मेरे ख्याल से लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा हो रहा है। ज्यादा अच्छा होगा आप दो स्ट्रक्चर बनाइएगा, पहले एक जहां पे ऐसे बॉन्ड टूटाइएगा मतलब तोड़ दीजिएगा, और उसके बाद फिर सेकंड स्ट्रक्चर में ऐसा दिखाइएगा, बॉन्ड टूटेगा सेल्फ आयनाइजेशन से। हाँ, आपको कुछ डाउट है? नहीं, ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? अच्छा सुन रहे हैं, ऐसे सुनने में अच्छा लग रहा है। मैं गाना थोड़ा गा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। मैंने कहा, मैंने नहीं होता कई बार चेहरा देख के लगता है कि हम कुछ पूछना चाहते हैं आप, लेकिन मेरे को लगा आप पूछेंगे कुछ। खैर वैसे कुछ है नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा है, पूछने जैसा ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो बहुत ही सरल सारे कॉन्सेप्ट हैं। 4 रीजन बताऊंगा, 3 रीजन कंप्लीट करा दिया, चौथा बस अब अगला लिखवाने वाला हूं, तो ये जल्दी से लिख लें अपनी कॉपी में। चौथा रीजन भी काफी सरल सा रीजन है, चाहिएगा तो तुरंत से समझ में आ जाएगा। अगर ये हो गया है तो बताइए, मैं अगला रीजन बताओ। अच्छा, यहां से एक चीज और आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जब कभी भी ये हेलोएरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, वो कौन सा रास्ता पकड़ेगा? SN2। अगर वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है तो हेलोएरीन्स के केस में हमेशा उसका रास्ता कौन सा रहेगा? SN2 मैकेनिज्म। SN1 तो वो किसी कीमत पर जा ही नहीं सकता है। व्हाट इट? लिखें चौथा रीजन, रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन रिच repulsion between the electron rich attacking nucleophile and electron rich arenes, electron rich attacking nucleophile and arenes। ध्यान से देखिए, ये बात भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि चौथा क्या कंडीशन है। चौथा कंडीशन है कि ये आपका एक हेलो एरीन है जहां पर ये हेलो ग्रुप लगा हुआ है। हेलो ग्रुप लगने का मतलब ही होता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? डेल माइनस। अभी जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसके ऊपर भी कौन सा चार्ज है? डेल माइनस। तो दोनों अगर डेल माइनस हैं और बैक अटैक करने का पॉसिबिलिटी नहीं है तो भी इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ना के बराबर होगी, क्योंकि भाई जिस तरफ से आप आ रहे हैं उस तरफ पहले से कोई नेगेटिव चार्ज लगा है। नेगेटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। तो ये भी कारण है, ये भी एक कारण है, डोमिनेंट कारण नहीं है, ये भी एक कारण है। सबसे डोमिनेटिंग कारण क्या है? रेजोनेंस। उसके बाद डोमिनेटिंग कारण हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड डोमिनेटिंग कारण अनस्टेबिलिटी ऑफ दिस फिनाइल कैटायन। ये भी एक कारण है, एक छोटा सा कारण है जिसकी वजह से ये नहीं आता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुश्किल से होती है। तो लिखें उसके नीचे, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच arenes, because of electron rich arenes, electron rich nucleophile will not approach closely for the attack the electron rich arenes. Because of electron rich arenes, electron rich nucleophile will not approach closely for the attack due to repulsion. रिपल्शन की वजह से वो उसको डायरेक्टली सामने से अप्रोच नहीं करेगा। ये बात क्लियरली समझ में आ गई कि नहीं? बताइए, आ गई है? कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, ये सामने से, ये एक ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और ये ना तुम्हारी वाइफ है जो तुम्हारी अभी बनी नहीं है, इसलिए तुम ना इमेजिन नहीं कर पाए। मेरे से कोई पूछे तो मैं तुरंत बता दूं कि भाई संभव ही नहीं है एक ही साथ दोनों को लेके घूमना। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये ऑलरेडी लटकी हुई है आपके शरीर में,
गर्लफ्रेंड के साथ आप घूम रहे हैं, अगर गलती से भी सामने से वाइफ आ गई तो तुम इमेजिन कर पा रहे हो क्या होगा तुम्हारे साथ? नहीं कर पा रहे हो? कैसे कर पाओगे यार, तुम्हारी शादी कभी बात भी स्टार्ट नहीं हुआ है, मेरे से पूछो। अबे हर बार ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैं जो एग्जांपल दूं मेरे साथ घटना घटी हुई हो, पिक्चरें भी रहती हैं जिसके अंदर ऐसा होता है, तो ऑलवेज यू डोंट कंसिडर कि मेरे साथ ही हुआ होगा, क्यों चप्पल खिलवा रहा है? तो ये सपोज करिए आपकी गर्लफ्रेंड है और सामने से आपकी वाइफ अगर अप्रोच कर रही है, संभव है दोनों एक साथ अप्रोच कर पाए? असंभव है ना। तो मैंने गलत ही कह दिया, ये वाइफ है ये गर्लफ्रेंड कर लीजिएगा, क्या वाइफ साथ में रहती है ना, गर्लफ्रेंड तो ऑप्शनल रहता है, तो उल्टा कर लीजिए। खैर आप लोग के लिए तो ठीक है, अभी सब चलेगा। हेड यहां तक समझ में आ गया? ये बना लीजिए अपनी कॉपी में। तो दोनों के एक साथ रहने की संभावना न के बराबर है, रिपेल करेंगे दोनों, ऑब्वियसली रिपेल करेंगे, सौतन हो जाएंगे नहीं, रिपेल ही करेंगे, वही ज्यादा ठीक है, रिपेल हो जाए। हाँ किस किस से प्यार करो बताइए, वो एक खिलाड़ी तीन तीन, हाँ एक ही फ्लैट में 3 फ्लोर पे मतलब वो खेल खिला रहा था, तो वैसा। अच्छा वो सोविन जब से बायो ज्यादा पढ़ रहा है उसको ना ये सब तरह के सपने बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि एक साथ 3-3 फ्लोर पे, क्या मतलब 3 फ्लोर पे, क्या मतलब? तुम्हें एक्चुअली तालिबान में पैदा होना चाहिए, है? तुम्हें वो अफगानिस्तान के तालिबान ग्रुप में पैदा होना चाहिए था जहां पे एक से ज्यादा जो शादियां हैं वो उसको मंजूरी दी जाती है। पॉलीगैमी मींस मोर देन 1 मैरिज, हम लोग का मोनोगैमी है, वी कैन मैरी ओनली 1 गर्ल 1 वुमन। सोवेन जो पढ़ रहा है बायोलॉजी, ही इज इंटरेस्टेड इन पॉलीगैमी, धर्म परिवर्तन करके आप जितना संभाल सकते हैं। एक्चुअली लादेन के बारे में बोल रहा था शायद एक बार में, लादेन की 56 वाइफ, और जो 56th वाइफ थी वो उसके पहले वाइफ की बेटी से भी बहुत छोटी थी। टैलेंट है। खैर हम लोग गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। हेडिंग डालें, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय, उसी के अंदर रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप HYDROXYL। अब देखिए ध्यान से, मुझे ये तो समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होना एक डिफिकल्ट काम है। डिफिकल्ट काम होने के मतलब यह है कि अगर आप उस पर्टिकुलर रिएक्शन को करवाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन देना होगा, एक्सट्रीम हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर जब तक आप नहीं दीजिएगा यह कार्यक्रम नहीं हो सकता। उसको समझने के लिए यह रिएक्शन पढ़ाया जाता है और फिर देखिएगा कैसे धीरे धीरे वो रिएक्शन को हम लोग आसानी से करवा पाएंगे। क्लोरोबेंजीन आप ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आपने क्या लिया है, आपने क्लोरोबेंजीन लिया है, दिस इज क्लोरोबेंजीन। कंडीशन पर जरा ज्यादा ध्यान देना है, NaOH के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवा रहे हैं, पहला NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, दूसरा टेम्परेचर जो है दैट इज अ टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन। 623 केल्विन को अगर मैं बदलूं उसमें डिग्री सेल्सियस में तो 300-350 के आसपास का टेम्परेचर होगा, और 300 ATM, हम लोग जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रहते हैं दैट इज 1 ATM, अभी से 300 गुना ज्यादा प्रेशर अगर रहेगा उस कंडीशन में ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो होगी, और यहां पर जो कंपाउंड है वो आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको O- Na+, ये इस प्रकार का आपको मिलेगा, और यहां से क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे, -HCl। और इसमें जब आप कोई एक ऐसा कंपाउंड डाल दें डाइल्यूट HCl जैसा, इसके अंदर अगर आप डाइल्यूट HCl डाल दें तो एक कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिल HCl इसको कन्वर्ट कर देगा O- H+ माने OH, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, NaCl। तो आपने क्या किया, क्लोरीन की जगह पर क्या लगा लिया, OH लगा दिया, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्लोरीन वाज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये समझ में आ गया। ये कंडीशन बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन है। व्हाई इट इज ड्रास्टिक, 623 डिग्री माने 623 केल्विन माने ऑलमोस्ट 300-350 डिग्री
सेल्सियस टेम्परेचर और 300 एटीएम का प्रेशर पर ही ये रिएक्शन हो सकता है। इससे ज्यादा ड्रास्टिक क्या हो सकता है? लेकिन हर बार ऐसा हो वो जरूरी नहीं है। कुछ हम चाहें अगर तो इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे जिससे कि ये रिएक्शन के ड्रास्टिक बिहेवियर को हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस इट। कैसे रिड्यूस किया जाता है उसको मैं समझाता हूं, उससे पहले आप इसको कंप्लीट करके लिखें। क्लोरोबेंजीन when heated with aqueous NaOH, chlorobenzene when heated with aqueous NaOH solution at a temperature of 623 Kelvin and a pressure of 300 atm, the pressure of 300 atm, phenol is formed. phenol is formed. तो यहां पर फिनोल बन रहा है। फिनोल, दिस इज फिनोल, और इस प्रकार से रिएक्शन हो रही है। इस प्रकार से रिएक्शन हो रही है। तो उसके नीचे आप ये रिएक्शन को डाल लें, उसके नीचे रिएक्शन को आप लिख लें। ठीक है, राइट। ज्यादा अच्छा समझ में आता है जब मैं इस रिएक्शन का क्या देखूं? मैकेनिज्म देखूं। मैकेनिज्म देखूंगा तो मुझे ये रिएक्शन ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो लगे हाथों में कोशिश करता हूं इसका मैकेनिज्म भी आपको दिखा ही दूं। यहां पे छोटा सा मिस्टेक हो रहा है, शायद ये HCl होना चाहिए, है ना। चलिए, तो जल्दी से लिख लीजिए, तो फिर मैं लगे हाथों इसका मैकेनिज्म भी आपको दिखाई ही देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये रिएक्शन किस तरीके से होती है, ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है। दिखाऊं? लिख लिया सबने? ये हो गया। अच्छा, कई बार ना ये मैं ये एक्चुअली होना चाहिए था इधर से एरो डाल के यहां पे। मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं रहता है तो मैं नीचे ले लेता हूं। इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास जगह हो तो भी सर ने नीचे बनाया तो मैं भी नीचे बना लूं। मेरे पास जगह नहीं रहता है इस तरफ लिखने का, इसीलिए मैं इसे नीचे बनाता हूं। ऐसे गलती से भी मत सोचिएगा सर यहां से आके नीचे क्यों हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास इधर जगह नहीं है। कुछ लोगों की कॉपी में भी नीचे आता दिखाई दे रहा है, इसलिए ये डाउट मेरे मन में आया कि बोले नहीं सर तो जो लिखे हैं वही लिखना है भाई, उसमें तो कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, वो मेरे दोस्त की तरह बिहेव कर रहे हैं आप लोग। वो वाला वीडियो देखा था ना जहां पे लड़कियां कैसे वो डेट वेट छाप रही हैं, वो देखा नहीं देखा आपने? वीडियो नहीं देखा? चलिए, वो 11th क्लास का एक छोटा सा वीडियो बनाया मैंने लास्ट टू लास्ट वीक में, देखिएगा। वहां पे मैंने बताया कि किस प्रकार से छापते हैं। खैर, अभी जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। ये इस प्रकार का आपका क्लोरीन कंपाउंड है। यहां पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है? देखिए ध्यान से, NaO-H+। ये जो पूरा कंपाउंड है ये आके क्या करेगा? अटैक करेगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, मैं उसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूं? न्यूक्लियोफाइल मान लेता हूं। तो ये न्यूक्लियोफाइल आके क्या कर रहा है? उसके ऊपर अटैक कर रहा है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 1 2 3 4 ऐसे 5 बॉन्ड बन जाएंगे। वैसे 5 बॉन्ड बन तो संभव नहीं है। जैसे ही समझिए, दिखाऊं क्या बना के? 1 2 3 4 5। तो ये 5वां बॉन्ड टूटेगा, 5वां बॉन्ड टूटेगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा? इधर आएगा। अब इसको मैं पूरा रेजोनेंस करके आपको दिखा देता हूं। फिर क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज कहां आ गया? बॉन्ड बन गया, और ये जो बॉन्ड है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? नेगेटिव चार्ज में। यहां पर बॉन्ड है, इसके ऊपर एक तरफ न्यूक्लियोफाइल और एक तरफ क्लोरीन। फिर ये बॉन्ड ऐसे हुआ और ये बॉन्ड इधर आया। फिर इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? कुछ इस प्रकार से, जहां पे यहां बॉन्ड बनेगा, यहां बॉन्ड बनेगा, यहां नेगेटिव चार्ज, दिस इज न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज क्लोरीन। क्लोरीन के ऊपर तब तक कौन सा चार्ज चल रहा होगा? यहां पे जैसे ये अटैक हुआ है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज चल रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब ये यहां से वापस आएगा तो वापस से 5 बॉन्ड बनेंगे। 5 बॉन्ड बनना संभव है क्या? 5 बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है। अब अगर ये यहां पर बॉन्ड बनेगा तो फिर वापस से कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5 बॉन्ड बनना संभव है। तो ये जो क्लोरीन है ये यहां से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और क्लोरीन जैसे ही यहां से टूटेगा तो जो आपका कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? दिस इज बॉन्ड, सॉरी दिस इज बॉन्ड, दिस इज बॉन्ड एंड दिस इज बॉन्ड। इसके ऊपर लग जाएगा ONA+, यही कंपाउंड बन जाएगा। अब ये कंपाउंड जो बन गया
इसमें आपने क्या डाला, इसके अंदर आपने डाला दिल HCl, डाइल्यूट HCl, और जैसे दिल डाल दिए तो फिर आपका आगे का काम कंप्लीट। बेंजीन, इसके ऊपर क्या हो जाएगा OH, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा NaCl। इस प्रकार से रिएक्शन प्रोसीड करती है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर कब अटैक करेगा। अगर मैं चाहता हूं कि इसके ड्रास्टिक नेचर को रिड्यूस कर दिया जाए तो कब ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, सोच के बताइए। न्यूक्लियोफाइल किस साइट पे अटैक करता है, जब उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। यानी उस कार्बन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा उतना अच्छा वो एक न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग साइट बनेगा। यानी अगर कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि उस कार्बन के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर पाए तो मेरा काम बन जाएगा। किसी भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, जब उस पर्टिकुलर कार्बन के पास आप एक ऐसा ग्रुप लगाएं जो उसके कार्बन को निचोड़ के खींच ले, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दें। अगर उस पर्टिकुलर रिंग के कार्बन पर आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दीजिएगा तो उस कार्बन का इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर लेगा, -m इफेक्ट से खींच लेगा, और जब उसके इलेक्ट्रॉन को वो खींचेगा तो कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। वो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना उतना आसान हो जाएगा। इस बात से सहमति है कि नहीं, सहमति है। अच्छा, अगर इस बात से आपकी सहमति है तो ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, सेम यहां पर क्लोरीन है लेकिन दिस टाइम यहां पर क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है। अगर ये NO2 यहां लगा है और वापस से मैं क्या डाल रहा हूं, सेम NaOH, पर इस टाइम जो मैंने NaOH में डाला है दैट इज 443 केल्विन। अगर ऐसा होगा तो अभी कंपाउंड आपको क्या मिलेगा, कंपाउंड आपको क्या मिलेगा, OH और यहां पर NO2 और सॉरी ONA प्लस O माइनस Na और यहां NO2, और इस पर अगर आप क्या डाल देंगे, डाइल्यूट HCl, तो आपको फाइनल कंपाउंड क्या मिल जाएगा, यहां OH और यहां पर क्या लगा होगा, NO2 लगा होगा। ड्रास्टिक जो कंडीशन था वो रिड्यूस किया नहीं किया, ध्यान से देखिए। पहला वाला कंडीशन में आपने कितना लिखा था, 623 केल्विन, अभी ये घट के क्या हो गया 443। क्यों घटा, आपने ऑर्थो पोजीशन पर एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के लगाने से इसके ऊपर कौन सा चार्ज पैदा हुआ, डेल प्लस चार्ज पैदा हुआ। जितना ज्यादा डेल प्लस चार्ज पैदा होगा उतनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। इसलिए मैकेनिज्म दिखा दिया ताकि आपको वो दिमाग में हो कि अटैक ऐसे हो रहा है। अच्छा, इसके नीचे एक और कंडीशन देख रहा हूं, ये हमारा वापस से क्या है, क्लोरीन लगा हुआ है। इस बार मैं NO2 यहां भी लगा रहा हूं और मैंने NO2 कहां लगा रखा है, यहां भी लगा रखा है। इस बार मैं 2 NO2 लगा रहा हूं। जब मैं वहां पर 2 NO2 लगाता हूं और वापस से सेम रिएक्शन करा रहा हूं, मैंने क्या डाला, NaOH डाला है। जब 2 NO2 ग्रुप लगा था तो जो टेम्परेचर आ रहा है वो आ रहा है 368 केल्विन, और जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो कौन सा प्रोडक्ट हुआ है, दिस इज O माइनस Na+, दिस इज NO2, दिस इज ऑल्सो NO2। और जब आप इसमें दिल HCl डाल रहे हैं, डाइल्यूट HCl डाल रहे हैं, तो आपका फाइनल कंपाउंड क्या निकल के आ रहा है, द फाइनल कंपाउंड इज दिस इज OH, दिस इज NO2 एंड दिस इज ऑल्सो NO2। अब आप बताइए कि जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया, दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो ये ज्यादा डेल प्लस हुआ, ज्यादा डेल प्लस हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ज्यादा आसानी से हो पाया, और ज्यादा आसानी से हो पाया तो उससे टेम्परेचर क्या हो गया, कुछ कम लगने लगा। यहां तक कोई डाउट। अब एक लास्ट कंडीशन और रह गया है पर मेरे पास और जगह नहीं है, तो ये छाप चुके मैकेनिज्म, जल्दी मैकेनिज्म छापिए, मतलब उतार लीजिए जल्दी से, तो समझा हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी लिखिए। तो आपको समझ में आ रहा है कि NO2 ग्रुप जो कि एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, उसकी ताकत कितनी ज्यादा है,
उसकी यही ताकत है कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिविटी बढ़ा रहा है। जितना ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ेगा उतनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। गॉट इट? ये समझ में आ रहा होगा आपको आराम से? लॉजिकली क्लियर है सबको? कोई ऐसा जिसको क्लियर ही नहीं हो रहा है यार, क्या करते जा रहा है, लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है, बोलते जा रहा है और मन में आप गाली पढ़ते जा रहे हैं जो कि मेरे तक पहुंच नहीं पा रहा है। नहीं हो सकता है आप मन ही मन दे रहे हो तो कई बार पता नहीं चलता है, बाद में उसका इंपैक्ट पता चलता है। जा रहे हैं, पता चला स्लिप कर गए स्कूटी से, क्यों? तो बोले सर बच्चों ने गाली दे दिया था। हाँ, ये Na+OH- क्यों लिखा है? अरे ये कैसे हो गया ये ऐसा? कब हुआ? यहाँ Na होगा ना, सॉरी NaOH होगा ना। हाँ ये अच्छा ठीक ही तो लिखा हुआ था यार, तुम तो घर आ दिया मेरे को। अबे ये बॉन्ड टूट रहा है, मतलब कहने का NaOH में से ये बॉन्ड टूट रहा है, तब ना ये O- और इसके ऊपर H+ आएगा, इसलिए ठीक ही लिखा था। मैं घबरा गया, मैंने कहा कंडीशन भी नहीं लिखा, खाली ये कैसे लिख दिया। एक्चुअली दिखाऊंगा अभी, मैं जो बोलना चाह रहा हूं अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं भी दिखा दूंगा कि ये ऐसा क्या लिखा जाता है। एनीवेज यहां पे कंडीशन लिख लीजिएगा 626 केल्विन एंड 300 ATM, 300 ATM, ये कंडीशन लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया सबका? कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, नो डाउट, सारा क्लियर है? वेरी गुड। अब ये ऊपर वाला मैकेनिज्म अगर आपने लिख लिया है तो फिर मैं ये नीचे वाला भी बता रहा हूं, पहले उसको कंप्लीट कर लूं फिर आपको मैं ये तो ऊपर वाला मैकेनिज्म मिटा दूं। आप ऊपर वाले मैकेनिज्म में कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, चलिए लिखें, ये वाला मिटा रहा हूं, है ना? ये मैकेनिज्म लिख लिया ना सब लोग? बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैकेनिज्म, बिकॉज इसी मैकेनिज्म के तहत पूरा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब चाहे NO2 लगा हो कि ना लगा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये आपका वापस से क्या ले लिया मैंने, ये आपका ग्रुप ले लिया, दिस इज योर Cl। अब यहां भी एक NO2 लगाया, यहां भी एक NO2 लगाया और यहां भी एक NO2 लगाया। ये ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे मैंने क्या लगा दिया, NO2। अब आप भी मन में सोच रहे होंगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन जगह पर क्यों आप NO2 लगा रहे हैं? मैं चाहूंगा उसके लिए आप NO2 का स्ट्रक्चर देखिए। NO2 का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे, ये नाइट्रोजन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से किसी को कुछ दे रहा होता है तो खुद के ऊपर कौन सा चार्ज लेता है, पॉजिटिव, वो भी डेल प्लस नहीं, पूरा पॉजिटिव लेता है क्योंकि वो कोऑर्डिनेट से दे रहा है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। आपको जब मैं रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको दिखाया कि ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज पैदा हो रहा है, यानी ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल बड़ी आसानी से इस और इस पोजीशन पर लग सकता है। तो ये इसलिए यहां लगाया गया है क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट हो रहा था, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए NO2 ग्रुप मैंने इस तीनों पोजीशन पे लगाया। तो ये आपको और फर्दर क्लैरिफिकेशन दे रहा होगा कि मैं NO2 ग्रुप यहां पर क्यों लगा रहा हूं। और ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्यों? नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, ये तो सामने वाले को इसको रहने नहीं देगा। अच्छा, इसके दोनों साइड पे क्या लगे हुए, जो कि नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बेचारों से तो खींच नहीं पाएगा, तो फिर किससे खींचेगा, उस साइड से। तो जहां लगा होगा वहीं से खींचेगा। लॉजिक क्लियर हो रहा है कि क्यों ये कार्बन के ऊपर डेंसिटी घटा रहा है? नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इसके दोनों साइड कौन लगा हुआ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तभी तो इसके ऊपर पॉजिटिव आया। और ये फिर अगर जिस ग्रुप में लगेगा उससे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, ये ग्रुप को डीएक्टिवेट करेगा। डीएक्टिवेट करना मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करना। ये वर्ड याद रखिएगा, डीएक्टिवेटिंग द रिंग, डीएक्टिवेटिंग द रिंग, ये वर्ड कई बार बोल देते हैं। डीएक्टिवेटिंग द रिंग का मतलब होता है रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग, रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग। चलिए, यह बात समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, जब आप तीनों जगह पर
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, आपको सिर्फ और सिर्फ वार्म वाटर यूज करना पड़ता है। एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं ना, तो एक्वस सॉल्यूशन में पानी तो रहेगा ही। सबसे पहले केस में टेम्परेचर कितना था? 626 केल्विन, 300 प्रेशर। सेकंड में जब आपने एक NO2 लगाया तो टेम्परेचर घट के 443 पे आ गया, फिर 368, और फाइनली जब आप तीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाए हुए हैं तो ये सिंपली वार्म वाटर पर ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट आपके सामने मिलेगा वो क्या मिलेगा? द प्रोडक्ट विल बी ONA प्लस, यहां पे क्या मिलेगा? NO2, यहां पे क्या मिलेगा? NO2, और यहां पर भी क्या मिलेगा? NO2। इसमें जब आप दिल HCl डालेंगे तो ये आपको क्या दे देगा? ये आपको क्या देगा? OH, NO2, और यहां पर भी क्या लग जाएगा? NO2 लग जाएगा। साथ में NaCl तो मिलना ही मिलना है। यानी इस ड्रास्टिक कंडीशन को ग्रेजुअली आपने देखा कि कैसे हम लोग क्या करते जा रहे हैं? रिड्यूस करते जा रहे हैं। पहला क्या कंडीशन था रिडक्शन का? आपने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, फिर फर्दर और रिड्यूस करने के लिए 2 विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, फिर 3 विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, और उस प्रकार से आपने देखा कि वो ड्रास्टिक कंडीशन को नॉर्मल कंडीशन में बदला जा सकता है ओनली बाय सब्स्टिट्यूटिंग दी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गई? जल्दी जल्दी ये सारा लिख दें। यहां पर लिखने से पहले जरूर लिखिएगा एट ऑर्थो पोजीशन, सॉरी, हां, यहां पे लिखिएगा एट ऑर्थो पोजीशन ओनली, ऑर्थो पोजीशन ओनली। फिर यहां पे आप क्या लिखेंगे सेकंड वाले में? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ओनली, और फिर आप लिखेंगे एट ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन, तीनों पे, बोथ दी ऑर्थोस और ये। तो ये सारा आप अपनी कॉपी में लिखें, ये एक एक करके सारा अपनी कॉपी में लिख लें। गॉट इट? फिर लास्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह जाता है और फिर आज की क्लास हम लोग खत्म करेंगे। जल्दी जल्दी इसको उतारिए। बस ये हुआ और अगले क्लास में फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और चैप्टर खत्म। ठीक है? बस थोड़ा सा और है, इट विल टेक अनदर 5 मिनट्स एंड आज का ये पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। ये यहां पे आप लिखेंगे एट, और यहां पे लिखेंगे एट ऑर्थो पोजीशन ओनली, इसके नीचे आप लिखेंगे एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। यहां पे आप लिखिए एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, और यहां पर आप लिखेंगे एट ऑल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। और जितनी ज्यादा आप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाएंगे उतनी आसानी से रिएक्शन होती चली जाएगी। और आप देख रहे हैं कि कितना ड्रास्टिक कंडीशन था, तो 623 केल्विन 300 एटीएम से रिड्यूस करते हुए आप सिर्फ वार्म वाटर, जिसको आप सुसुम पानी बोलते हैं, सुसुम पानी में आप रिएक्शन को करवा लेंगे। तो कितना एनर्जी बचेगा? अल्टीमेटली एनर्जी है ना, एनर्जी मींस खपत, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं रिएक्शन में, तो ये रिएक्शन को इसमें ऐसा आसानी से हम कर सकते हैं। क्या चीज? इसके अंदर प्रेशर तो पहले ही रिएक्शन में खत्म हो गया। प्रेशर तो फर्स्ट रिएक्शन के बाद एक NO2 लगा था, उसी के बाद प्रेशर नॉर्मल हो गया। आप नॉर्मल प्रेशर पर काम कर रहे हैं। याद रखिएगा, इसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, इसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है दैट इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। लिख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और वाइफ पीछे, वाइफ है, गर्लफ्रेंड आ रही है, तो ऑलरेडी उल्टा हो जा रहा है मेरे साथ यार। हाँ, तो ये न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है ना, लिख लीजिएगा कहीं पे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज द स्लोएस्ट स्टेप, इज द स्लोएस्ट स्टेप। और स्लोएस्ट स्टेप डिटरमाइंस व्हाट? डिटरमाइंस द RDS of the reaction. Slowest step of the reaction determines the RDS of the reaction. यहां तक लिख लिए सब लोग? मुझे बस एक लाइन मिटाने का परमिशन दीजिए, ये वाला एक लाइन मिटा रहा हूं, ठीक है? चलिए, बस ये वाली एक लाइन मिटा रहा हूं। अब बस जो लास्ट चीज मैं बोलना चाहता हूं वो यही है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ये जो आपका मॉलिक्यूल है
दिस इज Cl और यहां पर NO2 लगा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा पोजीशन क्या है, दिस इज द मेटा पोजीशन जिसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस NO2 लगा रहे हैं। अब ये NO2 लगा रहे हैं अगर मेटा पोजीशन पे, सेम कंडीशन NaOH के प्रेजेंस में। अब मुझे बताइए कि रिएक्शन किस प्रकार से प्रोसीड करेंगे, वेदर द रिएक्शन विल प्रोसीड और नॉट, इफ इट विल प्रोसीड द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्टर और स्लोअर। ये मेटा पोजीशन पे लगेगा तो ये -m इफेक्ट दिखाएगा या और कोई इफेक्ट दिखाएगा? ये ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर अगर लगता है तो ये -m इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन अगर ये गलती से लग गया मेटा पोजीशन पे तो ये m इफेक्ट तो नहीं दिखा सकता क्योंकि ये रेजोनेंस में नहीं जा सकता, तो ये दिखाएगा -i इफेक्ट। -i इफेक्ट दिखाएगा तो डेंसिटी तो अभी भी कार्बन की पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी तो बढ़ेगी लेकिन रिलेटिवली उन लोगों से कम बढ़ेगी। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं बोले एक बार और बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है मेटा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो उसका जो नेचर होता है वो -m का नहीं होता है, वो क्या होता है, -i इफेक्ट दिखाता है। ये मैंने तब पढ़ाया था जब मैं GOC पढ़ा रहा था आपको। GOC में मैंने आपसे कहा था कि ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पर जब कोई -i माने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो -m और -i दोनों इफेक्ट दिखाता है। वेयरएज अगर वो मेटा पोजीशन पर है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इफेक्ट दिखाता है, दैट इज -i इफेक्ट। और -i इफेक्ट दिखाएगा तो अभी भी वो कार्बन पर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं घटाएगा जितना -m ग्रुप दिखाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो होगा रिएक्शन यहां पर भी क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करने पर यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो अभी भी वही बनेगा, दैट इज O Na+। इसके ऊपर यहां पर NO2 ग्रुप लग रहा होगा और जब आप इस पे वापस से दिल HCl डालेंगे तो वापस से आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो फाइनली वो अभी भी क्या मिलेगा, यही मिलेगा कि यहां पर आपको NO2 ग्रुप लगा होगा और साथ में आपको NaCl मिलेगा। बट अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी, ये वाली, फिर ये वाली, फिर जो मैंने मिटाया था वो वाला, और लास्ट में कौन सा होगा, मेटा पोजीशन वाला। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ग्रुप, ये जो ग्रुप है वो अभी भी है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ही, लेकिन यहां पर जो ये इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है वो क्या है, -i इफेक्ट है। वेयरएज ये दोनों ग्रुप भी जो यहां लगे हुए हैं ये अभी भी हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, पर यहां जो ये इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो क्या है, -m। यहां पर जो ये इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो क्या है, -m इफेक्ट शो कर रहे हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? कोई डाउट है तो पूछिए। ये लिख लेने के बाद इसको लिखना है स्टेटमेंट में। NO2 वाला जो लाइन है, एटलीस्ट ये वाली जो पूरा है इसको लिखने के बाद उसको लाइन में लिखिए। पहले मतलब ये यहां तक बना लिए, उसके बाद लिखिए इफ NO2 ग्रुप is attached at meta position, if NO2 group is attached at meta position, there is no such structure, there is no such structure in which the negative charge is present on carbon atom, there is no such charge, there is no such structure in which the negative charge is present on carbon atom bearing the NO2 group, bearing the NO2 group. Therefore, the presence of nitro group, the presence of nitro group at meta position does not stabilizes the negative charge, does not stabilizes the negative charge, hence no effect on reactivity is observed, no effect on reactivity is observed, no effect of reactivity is observed by the presence of
NO2 group by the presence of NO2 group at meta position. मैं वापस से पूरी लाइन एक बार पढ़ देता हूं. NO2 at meta position, there is no such structure in which the negative charge is present on carbon atom bearing the NO2 group. Therefore, the presence of nitro group at meta position does not stabilizes the negative charge. Hence, no effect on reactivity is observed by the presence of NO2 group at meta position. मतलब ये मेटा पोजीशन पर अगर लगा है तो बहुत ज्यादा उतना इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहा है जब जिस तरह से ये लोग इंपैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं. हो सकता है कि यहां पर जो कंडीशन होगा वो 623 ना होकर 523 के आसपास होगा, प्रेशर 300 एटीएम ना होकर 250 एटीएम कर दे. इससे ज्यादा का इफेक्ट वो क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि ये कौन से इफेक्ट से स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है? माइनस आई इफेक्ट में नेगेटिव चार्ज जो कार्बन के ऊपर घूम रहा था उसको ये स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा था. अगली क्लास में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए.